नमस्ते स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीटा गामा फलन कंप्लीट किया था। आज इस क्लास में हम डबल इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। डबल इंटीग्रल यानी द्वितीय समाकलन। अब डबल इंटीग्रल क्या होता है? यदि वक्र हमें दे रखा हो y इक्वल टू f1x एंड y इक्वल टू f2x, दो वक्र दे रखे हैं और x बराबर a तथा x बराबर b से परिबद्ध दोनों वक्र और ये दोनों लिमिट से परिबद्ध जो क्षेत्र है a हो तो ये इसका टोटल क्षेत्र वो ऐसे लिख सकते हैं, x की लिमिट a टू b और y की लिमिट f1x f2x फंक्शन ऑफ x y dy और dx। यहाँ पे क्या है, इसका जब समाकलन करेंगे तो x को अचर मान के y के सापेक्ष समाकलन करेंगे। y के सापेक्ष dy है तो समाकलन किया जाता है। अब देखो इसका परिबद्ध क्षेत्र क्या होगा, ये y है, ये x है। माना ये फंक्शन, ये वाली लाइन, ये कर्व क्या है, y इक्वल टू f2x है और माना ये x बराबर 1 यहाँ पे है, x बराबर 2 यहाँ, x बराबर b यहाँ पर है, x बराबर a यहाँ और x बराबर b यहाँ पे। और माना ये फंक्शन क्या है, y इक्वल टू f1x, तो वो परिबद्ध क्षेत्रफल कौन सा हुआ, ये वाला हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या मानते हैं, देखो एक स्ट्रिप लेते हैं। आप लोगों को जब इंटीग्रल सिखाया गया होगा 12th क्लास में भी ऐसे ही बताया गया होगा। ये एक x है यहाँ से यहाँ तक, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं dx। अब ये स्ट्रिप यहाँ से यहाँ घूमेगी, ये छोटे 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 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारी स्ट्रिप होगी। माना ये dx बहुत सूक्ष्म इकाई है, dx मतलब टेंस टू 0 के बराबर, ये छोटे छोटे ले सकते हैं। और जब इस स्ट्रिप में ऐसे ही yx के समानांतर होगा ये, तो ये मान लेते हैं ये dy है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये y टोटल यहाँ से यहाँ तक है ना, ये dy है। तो ये छोटा सा एरिया इस पूरे ही क्षेत्र में घूमेगा, जो क्या होगा, टोटल ये वाला एरिया, ये एरिया dx dy होगा या नहीं होगा, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई dx dy होगी। तो उस पे आधार पर ये लिमिट लगाएंगे और जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये तो क्या था, जब हमने पट्टियाँ y-x के समांतर ली हो, ये y-x के समांतर है ना ये पट्टी, अब ये जरूरी थोड़े ना है कि ये x-x के समांतर भी तो हो सकती है ना। तो देखते हैं उसके बारे में लिख के। नेक्स्ट, इसी प्रकार यदि पट्टियाँ x अक्ष के समांतर लेकर क्षेत्र A का विभाजन किया जाए तो वक्र x इक्वल टू f1y, x इक्वल टू f2y एवं y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d से परिबद्ध क्षेत्र
किसी फंक्शन या कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स एक्स कोमा वाई डी ए, वो ए है, और उसे किस प्रकार लिखेंगे, ऐसे ही वही वाई की लिमिट सी से डी तक, एक्स की लिमिट f1 वाई एक्स इक्वल टू f2 वाई, और जिसकी लिमिट होती है उसी के सापेक्ष इंटीग्रल होता है dx ये dy। अब यहाँ पे अंदर क्या करेंगे हम, देखो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y को क्या मानेंगे, अचर, और फिर इसका क्या कर देंगे हम, समाकलन कर देंगे। और इसमें जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इस प्रकार होगा, देखो ये y इक्वल टू सी मान सकते हैं, ऐसे ही y इक्वल टू डी मान सकते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं ये फंक्शन है x इक्वल टू f1 y, ये फंक्शन है x इक्वल टू f2 y, और ये ऐसे स्ट्रिप, और ये हमारा परिबद्ध क्षेत्र होगा या नहीं होगा, मान लेते हैं ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये एक्स एक्स के समांतर स्ट्रिप ली हमने। अब ये देखो ये छोटा सा डी वाई, यहां से लेके यहां तक वाई है, तो मान लेते हैं स्मॉल डी वाई है, ऐसे एक स्मॉल डी एक्स। तो अब इस छोटे से एरिया का क्षेत्र क्या होगा, डी एक्स डी वाई होगा या नहीं होगा। और जब ये बॉक्स चारों तरफ घूमेगा पूरे क्षेत्र में तो टोटल क्षेत्र आ जाएगा। उसकी लिमिट कहाँ से है, कहाँ तक है, सी से डी तक तो वाई है, और f1 वाई से लेके f2 वाई तक x है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने लिमिट लगाई उसी के आधार पे, और उसके आधार पे हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इससे रिलेटेड पहली एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, मान ज्ञात कीजिए। जीरो टू 1, 0 to 2 x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। अब देखो यहाँ पे x, तो x की लिमिट ये होगी, यहाँ बाद में y, तो y की लिमिट ये होगी। ठीक है, अगर यहाँ दिया हुआ नहीं हो तो इस प्रकार होती, और यहाँ पे दिया हुआ हो तो भी क्रम चेंज हो जाए। तो यहाँ पे अगर समझ में आ रहा हो तो उस हिसाब से देखते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्टली कांस्टेंट लिमिट दे रखी हो तो इस आधार पे हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 0 to 1, 0 to 2 x प्लस वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0 to 1, ऐसे कैसे रहने दिया मैंने, 0 to 2 लिमिट लिया, और ये x प्लस वाई। अब ये लिमिट किसकी है, y की, तो dy अंदर और dx बाहर। अब यहाँ पे x कांस्टेंट होगा क्योंकि y के सापेक्ष हम इंटीग्रल कर रहे हैं। 0 to 1 x y और y स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, क्योंकि y का क्या हुआ, y स्क्वायर बाई 2, x के साथ 1 है, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो गया, और ये dx 0 to 1, यहाँ पे 2 रखेंगे, ये 2x, यहाँ पे 2 रखेंगे, 4 हो गया, 4 बाई 2 2 dx, दोनों में से 2 कॉमन, 0 to 1 x प्लस 1 dx। ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे ये 2, x का क्या हुआ, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का क्या हुआ, x, और इसकी लिमिट कहाँ से, 0 से 1 तक, ये 2, यहाँ पे 1 बाई 2 प्लस 1, और ये माइनस 0 होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, क्या आया, 3 बाई 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 बाई 2, 2 से 2 कट हो गया, यानी कि हमारा आंसर क्या आया, 3, यानी 0 to 1, 0 to 2 x प्लस वाई डी वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर आया। तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। और
मान ज्ञात कीजिए हमें दिया हुआ है 0 to 1 लिमिट 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें ये हल करना है। तो सबसे पहले दिया गया समाकलन लिखते हैं। जीरो टू 1 लिमिट 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dy और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे हैं या नहीं? अब देखो इससे हल कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट किसकी है? y बराबर 0 से y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या नहीं? ये x की लिमिट है। तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? कांस्टेंट प्लस वाई स्क्वायर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 0 to a dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका मतलब क्या होता है? 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a होता है या नहीं होता? और उसकी लिमिट 0 to a होगी या नहीं होगी? होगी ना। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ लिया होगा, तो वो लगा सकते हैं यहाँ पे। तो करो सोल्व, देखें 0 to 1 0 to रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग प्लस वाई स्क्वायर ये बंद, और यहाँ पे ये dx। अब यहाँ पे देखो इसे क्या है, ये 10, यहाँ पे ये 0 to 1 तो लिमिट ऐसे कैसे ही 1 अपॉन ए की जगह क्या आएगा? यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा या नहीं आएगा? और ये tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये dx 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा? tan इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोनों से कटवाने के बाद 1 आएगा। और tan में 1 किसका मान होता है? π/4 का होता है या नहीं होता? यानी ये आया नहीं आया? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये dx। tan इनवर्स 1 का मान π/4, tan इनवर्स 0 का मान 0, π/4 कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, और 0 to 1 dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मान क्या होता है? सोचो क्या होता है इसका मान? ये होता है या नहीं होता? देखें, देखो मैंने जो लिखा है, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? वही 0 से 1। ये log 1 रखेंगे तो यहाँ पे ये 1 प्लस 1 रूट 2, और जब 0 रखेंगे तो 0 0 माइनस log 1, और log 1 का मान क्या होता है? 0 होता है नहीं होता? यानी अब क्या है यहाँ पे? π/4 log 1 प्लस रूट 2। ये आया नहीं आया? तो हम आज की लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है, जहाँ पे r जो समाकल क्षेत्र है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब देखो यहाँ पे दीर्घवृत्त का समाकल क्षेत्र है यहाँ पे, तो ये सब इससे हम जानते हैं क्या एक दीर्घवृत्त है या नहीं, और इसे हम बना सकते हैं क्या?
ये ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा या नहीं? और ऐसे लिमिट नहीं चलती इसमें। देखो ये यहां पे a पॉजिटिव में और यहां पे a नेगेटिव में, और ये लिमिट यहां से यहां तक y बराबर, ऊपर तो पॉजिटिव होगी नीचे नेगेटिव होगी, y बराबर माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर। अब ये लिमिट आई इसके अनुसार, और इसी पूरा का पूरा क्षेत्र कवर हो रहा है नहीं हो रहा, ये स्ट्रिप यहां से लेके यहां तक घूमेगी, -1 से लेके 1 तक। तो लिख सकते हैं क्या इससे? सबसे पहले लिखते हैं दीर्घवृत्त समीकरण से समाकलन क्षेत्र, समाकलन के क्षेत्र की सीमाएं y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर से y इक्वल टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, तथा x कहाँ से कहाँ तक है? x बराबर माइनस ए से x बराबर a तक। ये सीमाएं आई या नहीं इस ग्राफ से? और ये हमने y के समानांतर पट्टी ली, ये हम x के समानांतर लेके भी हल कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अतः दिया गया समाकलन, अब दिया गया समाकलन जहां पे r है वहां पे हम सीमाएं लगा सकते हैं। ये माइनस ए से a, y बराबर माइनस बी से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, ये b वही 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, और यहाँ पे ये x प्लस वाई का स्क्वायर dx dy। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकता हूं ना इसकी जगह पे ये। तो देखो ये एक्स वाई क्या है? विषम फलन है या नहीं? और विषम फलन में क्या होता है? माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 कब होता है? जब एफ एक्स क्या हो? विषम फलन हो। और ये क्या हो? समफलन। क्या हो? समफलन। क्या हो? समफलन। समफलन हो ये एफ एक्स, तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है? 2 to a एफ एक्स डी एक्स होगा या नहीं होगा? होगा ना। कब? जब एफ एक्स क्या हो? समफलन हो, और विषम फलन हो तब 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो समफलन है, एक्स वाई क्या है? विषम फलन। तो विषम फलन होने के खातिर इसे 0 हो जाएगा और ये बचेगा नहीं बचेगा नेक्स्ट स्टेप में। ये सब चीजें आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ी होगी। 0 to b स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब देखो ये भी समफलन है, तो माइनस ए टू ए इसे भी लिख सकते हैं, तो इसका भी 2 आ जाएगा, तो 4 हो गए नहीं हो गए? 0 to a
फिर लिमिट 0 टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और डी वाई। ये हमारे पास समाकलन आया। अब इसे सोल्व करते हैं। क्या आया था हमारे पास? 4 0 टू ए 0 टू पी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये y की लिमिट है तो y के सापेक्ष इंटीग्रल dx बाहर। जब y के सापेक्ष करेंगे तो x क्या होता है? अचर होता है। तो ये 4 0 टू a एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई की घात 3/3, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक पूरी की? 0 टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ तक, और इसके बाद dx। अब रखे देखो ये 4 0 टू a, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आया b 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे b की घात 3/3 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर की घात 3/2, और जब 0 0 रखेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं। अब ये dx देखो दोनों में b कॉमन है, तो यहाँ बाहर क्या हुआ? 4b हुआ या नहीं हुआ? 0 टू a एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन ए और यहाँ पे बी स्क्वायर बाई 3 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, और उसकी घात भी 3/2, उसके बाद dx। अब मैं मानता हूँ, प्रतिस्थापन लगाता हूँ, x बराबर a साइन थीटा लेने पर dx क्या हुआ? a कोस थीटा हुआ या नहीं हुआ? और x बराबर a पर लिमिट क्या आएगी? थीटा इक्वल टू π/2। जब x बराबर 0 तो उस पर क्या आएगा? थीटा इक्वल टू 0 आएगा या नहीं आएगा? तो नया इंटीग्रल क्या आया देखें, प्रतिस्थापन लगाने पर लिमिट तो हो गया 0 से π/2। एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे a अपॉन a साइन थीटा रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा, और उसकी घात 1/2 यानी कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे ये b स्क्वायर बाई 3, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की घात 3 कॉस की घात 3 थीटा, और dx बराबर a cos थीटा d थीटा रख सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे, यहाँ से a कॉमन बाहर के बाहर ले लूँ मैं, 4ab लिमिट 0 टू π/2। cos थीटा को जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा एक अलग हो गया, प्लस 0 टू π/2 बी स्क्वायर बाई 3 कोस की घात 4 थीटा डी थीटा,
अब इसका मान नहीं निकाल सकते क्या हम उससे, जो हमें फॉर्मूला दिया हो। ये ए स्क्वायर बाहर 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे बी स्क्वायर π/3 0 to π/2 कोस की घात 4 थीटा डी थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये फॉर्मूला पता है या नहीं, देखिए देखो ये वाला पता है ना। अब इसके लिए देखो यहाँ पे 2m-1 बराबर 2 और 2n-1 बराबर भी 2, तो m बराबर क्या है यहाँ पे 3/2 और n बराबर भी 3/2। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आया 2m-1 बराबर 0 यानी m बराबर 1/2, क्योंकि यहाँ पे m-1 नहीं है ना। और cos यहाँ पे 2n-1 बराबर है 4 यानी 2n बराबर है 5, तो n बराबर क्या हुआ 5/2। ये हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ से इस स्टेप के बाद में हम लिख सकते हैं कि आगे ऐसे 1 = 4ab, यहाँ पे 2 को नीचे भेज देंगे, m बराबर 3/2 n बराबर भी 3/2 /2 प्लस यहाँ पे बीटा m की जगह 1/2 और n की जगह 5/2 /2। अब बीटा का मान आप लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, यहाँ से ये मल्टीप्लाई में 2 नीचे जाएगा तो 2ab हो गया। बीटा इसका मान क्या हुआ Γ3/2 Γ3/2, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आया नहीं आया गामा का, प्लस यहाँ पे भी Γ1/2 Γ5/2 और नीचे वही 3। ये 2ab। अब देखो Γ3 को मैं क्या लिख सकता हूं फैक्टोरियल 2, और इसको 1/2 Γ1/2, इसे भी 1/2 Γ1/2 लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, प्लस यहाँ भी फैक्टोरियल 2 Γ1/2, इसका फैक्टोरियल 3/2, यहाँ पे 1/3 था या नहीं था इसके साथ, यहाँ पे a² था और यहाँ पे b², ये भी लिखो साथ के साथ में। और इसे Γ3/2 और Γ3/2 को फिर देखो फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 2 होता है, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ab बचेगा या नहीं बचेगा। यहाँ पे 1/2 से 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/4, और Γ1/2 का मान क्या होता है √π, तो √π और √π हो गया नहीं हो गया πa², यहाँ पे b²/3, इस 3 से इस 3 को कट कर दें तो नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा नहीं बचेगा। यहाँ क्या बचा Γ1/2 और √3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 Γ1/2 यहाँ पे ab πa²/4 प्लस b², देखो Γ1/2 और Γ1/2 का मान पाई हो गया, और ये 1/2 तो 1/2 4 हो गया, π/4 दोनों में से बाहर आ गया नहीं आया, ये बताओ आप। तो ये π/4, ये ab ऐसे कैसे, ये a² प्लस b², तो हमारा मान क्या आएगा πab /4 a² प्लस b², यही आंसर है हमारा। और आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिपल इंटीग्रल यानी
त्रिसमाकलन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।